पहला इंग्रेडिएंट है स्किम मिल्क पाउडर। ये जो मिल्क पाउडर बनाया गया है, जिस मिल्क से बनाया गया है वो RBST ट्रीटेड काउस के मिल्क से है या नॉर्मल काउस से है। RBST ट्रीटेड काउस वो काउस होती हैं जिनका दूध निकालने के लिए उनको ग्रोथ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अब जो इंग्रेडिएंट है वो है M-inositol। ये एक तरीके का शुगर होता है जो नेचुरली बॉडी में बनता है, जो थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल सिमुलेटिंग हार्मोन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें हेल्प करता है, जिससे विमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होती है और ओवरीज में एग जो है मैच्योर होते हैं, एग की जो ग्रोथ है वो सिमुलेट होती है। लेकिन इस इंग्रेडिएंट का बच्चों के हेल्थ मिक्स फॉर्मुलेशन में क्या रोल है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। नमस्ते, हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ पीडियाश्योर को उसके इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे। वैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट ना तो पर्सनली यूज़ करती हूँ और ना ही मेरा कोई प्लान है आगे इसको यूज़ करने का। ये वीडियो मुझे रिक्वेस्ट की है संदीप कौर जी ने, तो आज की ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है। मैं ये प्रोडक्ट उनके कहने पे ही आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रही हूँ और साथ ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को दूध में मिक्स करके कोई हेल्थ मिक्स या कुछ और आइटम देना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और पीडियाश्योर को उसके इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे रिव्यू। प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी क्या क्लेम कर रही है। तो यहाँ देखिए, कंपनी के हिसाब से इसमें 37 न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चों में विजिबल ग्रोथ शो करेंगे 90 डेज में। इसके साथ ही कंपनी क्लेम कर रही है कि इससे इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है और 50% ज़्यादा ग्रोथ होती है और सिक डेज में भी रिडक्शन होता है। लेकिन साथ में यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर कुछ स्टार मार्क लगा हुआ है और कुछ और भी साइंस बने हुए हैं। अगर अब हम इसकी डिटेल्स नीचे देखते हैं तो यहाँ कुछ स्टडीज़ और पेपर्स का रेफरेंस दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इन पेपर्स और रेफरेंसेस को खुद भी चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर कंपनी ये क्लेम्स को बोल रही है कि ये एप्लीकेबल हैं। इस पेपर के हिसाब से कंपनी जो भी क्लेम कर रही है कि बच्चों में 90 डेज में आपको विजिबल ग्रोथ देखने को मिलेगा, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो क्लिनिकली माल नरिश डिक्लेयर किए जा चुके हैं, यानी कि उनके डॉक्टर ने, उनके पीडियाट्रिशियन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये बच्चा सीवियरली माल नरिश्ड है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। ये नॉर्मल जो बच्चा एक खाना खा रहा है, जिसका डेवलपमेंट बराबर हो रहा है, ये 90 डेज ग्रोथ वाला क्लेम उनके लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। इस पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे पिकी ईटिंग हैबिट की वजह से क्लिनिकली माल नरिश्ड डिक्लेयर किए जा चुके हैं। पिकी ईटिंग यानी कि जो बच्चे समय पे और ठीक तरीके से ठीक क्वांटिटी में खाना नहीं खाते हैं, कि उनकी बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है और उनको क्लिनिकली यानी कि मेडिकली डॉक्टर के द्वारा माल नरिश्ड डिक्लेयर किया जा चुका है। ये जो क्लेम्स है कंपनी के, सिर्फ ऐसे बच्चों के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। और जो कंपनी का क्लेम है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ये पीडियाश्योर जो है कम कर सकता है, इसके लिए भी जो पेपर है, जो रिसर्च की गई है, वो उन बच्चों के ऊपर की गई है जिनको ऑलरेडी सीवियर रेस्पिरेटरी इश्यूज थे। उनको ये ड्रिंक देने के बाद उनमें इम्प्रूवमेंट पाया गया। लेकिन यहाँ भी आप देखिए, कंपनी ने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये क्लेम्स तभी एप्लीकेबल हैं जब आप पीडियाश्योर को पैकेट पे लिखी गई रिकमेंडेड क्वांटिटी को पानी के साथ देते हैं, ना कि दूध के साथ। तो पानी के साथ इसकी क्वांटिटी है 5 चम्मच एक बार में, जिसको आपको दिन में 2 से 3 बार देना है। तो अगर मैं यहीं तक ही बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बच्चा एक वेल बैलेंस्ड डाइट ले रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, भले ही वो दिन में 1-2 बार मील स्किप कर रहा हो, जो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है बच्चों के लिए, तो मेरे हिसाब से अभी तक के जो कंपनी के क्लेम्स ही हैं उनके हिसाब से पीडियाश्योर को शायद बच्चों को देने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर मैं इनके इंग्रेडिएंट्स अभी देखती हूँ, जिसके बारे में मैं अब आपको नेक्स्ट बताने ही वाली हूँ, तो इसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चों की हाइट का तो पता नहीं, लेकिन वेट डेफिनेटली बच्चे गेन करेंगे अगर उनको एक वेल बैलेंस्ड डाइट आप ऑलरेडी दे रहे हैं तो, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बच्चा अपनी एज के हिसाब से अगर हाइट और वेट गेन कर रहा है
फिर भी आजकल मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एंग्जियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में रहते हैं कि कैसे बच्चे का हाइट बढ़ा दें या कैसे बच्चे का वेट बढ़ा दें। जो बच्चे का एक नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, जो उसके जीन्स हैं डेफिनेटली वो डोमिनेट करेंगे। बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि इस तरीके के मार्केट में मिलने वाले हेल्थ ड्रिंक्स की। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसको समझाने के लिए मैं आपको इस इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझाऊंगी, जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस के साथ समझना ज़रूरी है कि किस इंग्रेडिएंट का क्या सोर्स है, कहाँ से वो बनता है, कैसे बनता है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो आपके बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है या नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन जो मैं इन्फॉर्मेशन अभी देने वाली हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको ध्यान से सुनिए और समझिए और फिर अपना डिसीजन बनाइए कि ये प्रोडक्ट आपके बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करती हूँ। इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद जो पहला इम्प्रेशन है मेरा, वो यही है कि इसमें हाईली प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके साथ ही आर्टिफिशियल फ्लेवर है, सिंथेटिक विटामिन्स हैं, मिनरल्स है और M-inositol है। अगर आपको M-inositol के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये बॉडी में ही बनने वाला एक शुगर है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। प्रोडक्ट को इंग्रेडिएंट के बेसिस पे रिव्यू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ना ही तो मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और ना ही कोई पीडियाट्रिशियन हूँ। आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना या नहीं करना आपका पर्सनल डिसीजन है, और अगर आपका डॉक्टर इसको रिकमेंड करता है तो वो भी आपका डिसीजन है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। मैं यहाँ सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे इसको रिव्यू करके आपको अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचती हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है स्किम मिल्क पाउडर। ये एक हाईली प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट होता है जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर होता है, तो इसका डेली कंजम्पशन मेरे हिसाब से तो हेल्दी नहीं है। लेकिन उससे भी जो बड़ा कंसर्न है मेरे लिए वो ये है कि ये जो मिल्क पाउडर बनाया गया है, जिस मिल्क से बनाया गया है, वो RBST ट्रीटेड काउस के मिल्क से है या नॉर्मल काउस से है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि RBST ट्रीटेड काउस वो काउस होती हैं जिनका दूध निकालने के लिए उनको ग्रोथ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अब ये कंसर्न मेरा इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको इनकी US की वेबसाइट दिखाऊं, जहां एक और इनका प्रोडक्ट है सिमिलर टाइप का, वहां इन्होंने स्टार मार्क करके क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो इन्होंने मिल्क पाउडर बनाया RBST ट्रीटेड काउस से और नॉन RBST ट्रीटेड काउस से, उसमें इनको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यानी कि इन्होंने शायद यहाँ पर स्किम मिल्क पाउडर ऐसे मिल्क से बनाया है जहाँ पर काउस RBST ट्रीटेड थी, यानी कि उनको ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन दिए हुए थे। अब ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने इंडियन जो कंपनी है उसको कांटेक्ट किया, ईमेल किया। इसके साथ ही मैंने कंपनी से ये भी पूछा था कि क्या उनके इंग्रेडिएंट्स में कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। इसके रिस्पॉन्स में कंपनी ने ये तो क्लियर किया कि उनका जो स्किम मिल्क पाउडर है वो RBST ट्रीटेड काउ से नहीं बना हुआ है, यानी कि जो काउज हैं उनको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन नहीं दिए गए हैं। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट के बारे में कंपनी ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरा इंग्रेडिएंट है माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये सिंपल शुगर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कॉर्न, राइस या पोटैटो स्टार्च से बनाया जाता है। इसके कंजम्पशन से बॉडी में सडनली शुगर और इंसुलिन लेवल स्पाइक होते हैं और इससे बच्चे में डायबिटीज़ और ओबेसिटी का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स को बच्चे को कम से कम दें और बिल्कुल अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इसका थर्ड इंग्रेडिएंट है सुक्रोज, यानी कि शुगर। पैक के हिसाब से हर 100 ग्राम में 22.92 ग्राम शुगर है, यानी कि लगभग 5 छोटे चम्मच इसमें शुगर है। तो अगर आप अपने बच्चे को रिकमेंडेड क्वांटिटी दे रहे हैं तो उसके हिसाब से बच्चे में कम से कम जो है 5 चम्मच दिन में शुगर्स उसकी बॉडी में जा रही हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बच्चे को प्लेन शुगर जितना कम से कम दें उतना बेटर रहता है। फिर नेक्स्ट है इसमें एडिबल वेजिटेबल ऑयल, सोय ऑयल, हाई ओलिक सनफ्लावर ऑयल।
जो कुछ नहीं बल्कि सोर्स ऑफ फैट है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है और उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है नॉर्मल खाने से पूरी नहीं हो रही है, कल डिक्लेयर किया जा चुका है कि मल नरिश्ड है, तभी ये तरीके के जो एनर्जी सोर्स हैं, फैट है, वो उसकी बॉडी में यूटिलाइज होंगे। अदरवाइज बच्चे का वेट गेन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। फिर इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लैक्टोज। ये भी एक हाईली प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट है। ये मिल्क में मिलने वाले नेचुरल शुगर को बोला जाता है और इसको सेपरेट करने के लिए मिल्क में से फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फ्रक्टो ओलिगोसैचराइड, जिसे FOS भी बोलते हैं। ये ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स के जैसे यूज़ किए जाते हैं और ये प्लांट बेस्ड सोर्स से डिराइव किए जाते हैं। और अगर इसकी 10 ग्राम से ज़्यादा क्वांटिटी दिन में कंज्यूम की जाती है तो डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स और स्टमक पेन का रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर पैक के हिसाब से इसकी क्वांटिटी देखें तो यूजुअली ये प्रॉब्लम बच्चे में नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें MCT, यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। ये भी एक तरीके के फैट ही होते हैं जो बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और आप जो भी नेचुरल फूड खाते हैं, ऑयल्स कंज्यूम करते हैं, ये उसमें प्रेजेंट होते हैं और बॉडी इतनी कैपेबल होती है कि MCT को, जो भी आप फूड खा रहे हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, उसमें से जितनी उसको रिक्वायरमेंट है वो नेचुरली उसको डिराइव कर सके। मुझे लगता है बच्चों की बॉडी भी इतनी कैपेबल होती है कि वो MCT को नेचुरली जो भी वो खाना खा रहे हैं उसमें से डिराइव कर सके। तो इस टाइप के सप्लीमेंट्स देना तभी ठीक है जब बच्चे को क्लिनिकली बोला गया है, उसको अगर मल नरिशमेंट है या बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है, तब तो ये सब देना ठीक है। इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फ्लेवर्स, यानी कि फ्लेवरिंग। ये आर्टिफिशियल और नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर से बना हुआ है। मैं पर्सनली आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सब अनडिस्क्लोज इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। इसमें क्या हार्श केमिकल्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स है, कंपनी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती। और जब तक एक किसी इंग्रेडिएंट के अंदर कुछ हिडन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती या नहीं करना चाहती, मैं उस टाइप के प्रोडक्ट्स को जितना हो सकता है अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ भी जो आर्टिफिशियल फ्लेवर है वो किन इंग्रेडिएंट से बना है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर इसमें है L-arginine HCl। ये एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, या ऐसा समझिए कि ये जितना रिक्वायर्ड होता है, अगर बच्चा अच्छे तरीके से खाना खा रहा है तो बॉडी ऑटोमेटिकली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेती है फूड में से। फिर इसमें है सिंथेटिक विटामिन्स और मिनरल्स। इसमें एक बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है कि इसमें कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हैं, लेकिन यहाँ भी मैं यही कहूँगी कि अगर बच्चा एक नॉर्मल डाइट ले रहा है, हेल्दी है, तो सिंथेटिक विटामिन्स और मिनरल्स देना पहली चीज़ तो मेरी समझ से हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये सब हाईली प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट होते हैं, सिंथेटिकली डिराइव किए होते हैं। और दूसरा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इनका कितना अमाउंट जो है एक्चुअली बच्चे की बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जितना भी परसेंटेज उस रिकमेंडेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जितना एक्चुअली बच्चे की बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब जो इंग्रेडिएंट है वो है M-inositol। ये एक तरीके का शुगर होता है जो नेचुरली बॉडी में बनता है, जो थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल सिमुलेटिंग हार्मोन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें हेल्प करता है, जिससे विमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होती है और ओवरीज में एग जो है मैच्योर होते हैं, एग की जो ग्रोथ है वो सिमुलेट होती है। इसके अलावा क्लिनिकली यानी कि मेडिकली इसको PCOD, पैनिक डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन इस इंग्रेडिएंट का बच्चों के हेल्थ मिक्स फॉर्मुलेशन में क्या रोल है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। अगर आप लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कंपनी को ईमेल लिख के ये ज़रूर पूछिए कि इस शुगर का बच्चे के हेल्थ मिक्स में क्या रोल है, किस तरीके से ये डेवलपमेंट में बच्चे के हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, टॉरिन, L-कार्निटाइन, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये सब भी बच्चे की बॉडी ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करती है खाने में से। इसको भी एज अ सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपका बच्चा क्लिनिकली माल नरिश डिक्लेयर किया गया है। तो फाइनली इस प्रोडक्ट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें हाई शुगर कंटेंट है, फैट कंटेंट है, सिंथेटिक विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जिसके बारे में कोई रिसर्च बेस्ड डाटा नहीं है कि कितना बच्चे की बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। हाईली प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से मैं इस प्रोडक्ट को पर्सनली बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आपके बच्चे के लिए।
ये प्रोडक्ट आप अपने बच्चे को तभी दें जब आपका डॉक्टर इसको रिकमेंड करता है। अगर आपका बच्चा क्लिनिकली माल नरिश डिक्लेयर किया गया है या बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है और आपका डॉक्टर इसका प्रिस्क्रिप्शन देता है, तब उस कंडीशन में आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कंफर्टेबल हैं इन सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानने के बाद। लेकिन मैं पर्सनली इस प्रोडक्ट को अपने बच्चे के लिए यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को एक वेल बैलेंस डाइट देती हूँ और अगर मेरा बच्चा कभी खाना नहीं भी खाता है तो भी मैं ऐसा परेशान नहीं होती कि मेरे बच्चे ने आज खाना नहीं खाया है या मुझे उसकी जल्दी हाइट बढ़ानी है या वेट बढ़ाना है। एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों के ग्रो होने का, आप उनको ग्रो होने दीजिए। और मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट में जो आप हेल्प कर सकते हैं वो है उनको आप जितना आउटडोर्स लेके जा सकें और जितना उनको एक वेल बैलेंस्ड डाइट, घर पे बना हुआ फ्रेश खाना, फ्रूट्स, ये सब दें, फिजिकल एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करें, वो ज़्यादा उनको हेल्प करेगा डेवलप करने के बजाय इस तरीके के मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड हेल्थ मिक्सेस के। इसके अलावा मैं एक और सजेशन देना चाहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को आपको दूध देना ही देना है। कुछ बच्चों को दूध बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन एज पेरेंट्स हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में रहते हैं, एंशियस रहते हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, कैसे भी करके इसको दूध पिलाना है। कैल्शियम के और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो आप बच्चे को दे सकते हैं बोन डेवलपमेंट के लिए। जैसे रागी एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसका आप पॉरेज बना सकते हैं, उसके आप लड्डू बना सकते हैं। यही अगर आप दूध को डिफरेंट फॉर्म्स में दें, जैसे कि दही हो गया या फिर पनीर हो गया या फिर बटर मिल्क हो गया, आप उस फॉर्म में भी बच्चे को दे सकते हैं। दूसरा जो मेरा कंसर्न रहता है वो दूध की प्योरिटी को लेकर रहता है। आजकल दूध में इतना ज़्यादा अडल्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा मिलावट होती है कि आपको सही दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। तो पहला सजेशन तो मैं आपको यही दूंगी कि आप बच्चे को दूध तभी दें जब आप किसी रिलायबल सोर्स से दूध खरीद रहे हों, जैसे कि आपकी कोई लोकल डेयरी हो गई जहाँ पे आपको पता है कि अच्छा फ्रेश दूध मिलता है, गाय को या भैंस को जो है वो लोग हार्मोनल इंजेक्शन नहीं देते हैं, अच्छा चारा खाना खिलाते हैं, इस टाइप की डेयरी से आप दूध लें। लेकिन फिर भी अगर आप इस चिंता में है कि बच्चे को दूध देना ही है, अच्छा दूध मिल रहा है, बच्चे को देना है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कुछ अच्छे हेल्थ मिक्सेस का आप जो है ऑप्शन सर्च कीजिए। और अगर आप रेडीमेड मार्केट में मिलने वाले हेल्थ मिक्सेस का यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन कीजिए जो हेल्दी हो, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, सिंथेटिक विटामिन, मिनरल्स, शुगर्स का यूज़ ना किया हो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ हेल्थ मिक्सेस के बारे में बताऊंगी जो मेरे हिसाब से बच्चों को देना कम्प्लीटली सेफ है। मैं उनको भी उनके इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी कि वो क्यों अच्छे हैं और आप उनमें से क्या सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज की वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।